हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का आर के हिंदी एकेडमिक्स पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन होली के रंगों की तरह रंगमय हो और ये रंगमय जीवन कब होगा? जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत ही एक ऐसा जरिया है जो आपके जीवन में रंग भर सकता है, इसलिए मेहनत से कभी मत बचिए, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो। और पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया है जिसे आगे जा सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए हिंदी पेपर 2023 का भाग 3 मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। बता देती हूँ कि ये वीडियो न सिर्फ ये पीवाई जो ये वीडियो है, ये सिर्फ न केवल आपके लिए टीजीटी हिंदी, बल्कि आपका जो पीजीटी हिंदी का जो एग्जाम होता है और जो अभी हाल ही में आपका ईएमआरएस का एग्जाम होने वाला है, जहां पर 40 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड पूछे जाएंगे, उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैंने 140 तक आपको क्वेश्चन करवा दिए थे, आज हम करेंगे 141 का क्वेश्चन। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि आदिकाल के नामकरण के संबंध में असंगत विकल्प चुनिए। क्या पूछा गया कि आदिकाल के संबंध में आपसे पूछा गया और वो भी पूछा गया असंगत, यानी कि सही कौन सा नहीं है। संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, बीज बपन काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिसर ने कहा और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकरत्यान ने कहा। ये आपसे पूछा गया है। तो आदिकाल के संबंध में जो हमारा आदिकाल है, जहां से हमारे हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है, हमारा हिंदी साहित्य 4 भागों में है, आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक काल। आदिकाल फिर आगे चलकर 7 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें आपका आता है अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य के बाद जैन या रास साहित्य, रासो साहित्य, फिर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। और फिर आदिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में आपस में मतभेद रहा है। आदिकाल के नामकरण को लेकर और आदिकाल की जो समय सीमा है उसको लेकर, और एक रहा है रीतिकाल के नामकरण को लेकर। तो आदिकाल का जो नामकरण है वो अलग अलग आलोचकों के द्वारा अलग अलग दिया गया है। आपके सामने दिया गया संधि चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था। ये बिल्कुल सही है। अगर चारण काल आपसे पूछा जाए तो आपको जाना है जॉर्ज गिरियसन के ऊपर, क्योंकि जॉर्ज गिरियसन ने अपना ग्रंथ लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसमें उन्होंने जो 11 भागों में उन्होंने इस ग्रंथ को बांटा था। तो आदिकाल को उन्होंने चारण काल कहा था और रीति काल को उन्होंने रीति काव्य कहा था। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ध्यान रखना कि जॉर्ज गिरियसन ने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल कहा था। और जो रीति काल है उसको क्या कहा था? रीति काव्य कहा था। और ये भी ध्यान रखना है कि रीति काव्य उन्होंने कौन से नंबर पर रखा है? 7वें नंबर पर जगह दी है। मैंने बताया जॉर्ज गिरियसन ने अपने ग्रंथ को कितने भागों में बांटा है? 11 भागों में। और पहले पर रखते हैं चारण काल यानी आदिकाल को, और 7वें नंबर पर रखते हैं किसको? रीति काव्य को। रीति काव्य क्या कहा, किसको कहा है उन्होंने? रीति काल को कहा है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जाएगा। तो संधि चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ग्रंथ का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इन्होंने इस ग्रंथ को अधूरा छोड़ा था क्योंकि ये भक्ति काल तक ही इस ग्रंथ को लिख पाए थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या अपना ग्रंथ पूरा लिखा था, तो कहाँ जाना है आपको? नहीं पर जाना है, क्योंकि इन्होंने 7 प्रकरणों में अपना जो ग्रंथ है ये विभाजित किया था, लेकिन इसको ये पूरा नहीं लिख पाए। भक्ति काल तक ही इन्होंने लिखा था। बीज बपन काल किसने कहा था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, जिसके नामकरण द्विवेदी युग पड़ा है। तो ये आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीरकाल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिसर ने वीरकाल कहा था। अगर वीर गाथा काल पूछा जाए तो डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर वीर गाथा युग पूछा जाए तो कौन आएंगे? श्याम सुंदर दास आएंगे। ये भी ध्यान रखना है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिंगल पूछा गया है। तो किसने कहा था? पंडित राहुल सांकरत्यान के द्वारा आदिकाल को क्या नाम दिया गया था? सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया था। मैंने चारों बता दी है किसने क्या कहा था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बपन काल की संज्ञा दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है?
दिया गया है कि हिमालय की बेटियां अध्याय में काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है भाई, आपकी सेवेंथ क्लास में लगा हुआ है ये चैप्टर। और ये क्या है, एक निबंध है। किसने लिखा है? नागार्जुन के द्वारा ये निबंध लिखा गया है। ध्यान रखना है किसने लिखा है, ये नागार्जुन जी ने लिखा, जो प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि। 1911 में जन्म होता है नागार्जुन का। नागार्जुन का आपकी 10th क्लास में दो कविताएं लगी हुई है। एक तो लगी हुई है, एक दंतोरित मुस्कान, और एक है आपकी फसल। तो यहाँ पर है हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां अध्याय में काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है, वहां पर एक नाम आया है काका कालेलकर। और जो नागार्जुन जी क्या कहते हैं कि उन्होंने नदियों को किस नाम से पुकारा है? अंबिका नाम से, पार्वती नाम से, जीवनदायिनी नाम से, या लोक माता से? तो काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोक माता कहा है। और इसी निबंध में एक कालिदास का नाम आता है मेघदूत। ध्यान रखना है, कालिदास की रचना का नाम आता है मेघदूत, ये भी आपको ध्यान रखना है। नागार्जुन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? नागार्जुन युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। और नागार्जुन की एक 8 पंक्तियों की प्रसिद्ध कविता है अकाल और उसके बाद। 8 पंक्तियों की कविता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सी कविता है? अकाल और उसके बाद। आगे चलते हैं, रीतिकाल के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। कहां से क्वेश्चन है? रीतिकाल से है। जो हमारा हिंदी साहित्य है 4 भागों में है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो रीतिकाल से क्वेश्चन है, पूछा है कि कौन सा विकल्प अनुचित है, यानी कौन सा रीतिकाल के संबंध में सही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने समूचे रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया था। मतीराम कृत ललित ललाम छंद शास्त्र संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह के मतानुसार पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। अब यहाँ पर देखो, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में ग्रंथ लिखा। पहले इन्होंने यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। संपादन किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन किया। लेकिन बड़ा ग्रंथ होने के कारण फिर इसको नाम दिया गया हिंदी साहित्य का विकास। लेकिन संपूर्ण रूप से इस ग्रंथ को नाम दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा था? 1929 में, सॉरी 1929 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। तो इस ग्रंथ में उन्होंने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा था। और रीतिकाल के कवियों को, रीतिकाल का जो आरंभ है ये किससे मानते हैं? चिंतामणि से मानते हैं। बिल्कुल सही। अगर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछा जाए तो कौन मानते हैं? केशवदास को मानते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को मानते हैं। चिंतामणि, मतीराम, चिंतामणि, मतीराम, जटाशंकर और भूषण, ये 4 भाई बताए गए हैं। जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हुए हैं, इन्होंने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा था, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। 3 भागों में हमारा रीतिकाल बटा हुआ है। किसने बांटा था? ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही रीतिकाल को क्या कहा था? श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मतीराम कृत ललित ललाम छंद शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक बात ध्यान रखना है बेटा, किसी रीतिकाल की जितनी भी रचनाएं हैं, जिनके पीछे आपको ललाम शब्द देखने को मिल जाए, तो आंख बंद करके उस ग्रंथ पर अलंकार टिक कर देना। आपका क्वेश्चन 100% नहीं 200% ठीक होगा। मैंने कहा है कि किसी भी रचना के पीछे अगर ललाम शब्द देखने को मिल जाए, तो वो क्या है? आपका अलंकार संबंधी ग्रंथ है। मतीराम जो रीति चिंतामणि के भाई थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था ललित ललाम। तो ये छंद शास्त्र से संबंधित न होकर, मैंने क्या बताया है? अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह के मतानुसार पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। ये भी बिल्कुल सही है। रीतिकाल में 2 कवि आते हैं, एक तो आते हैं सेनापति और एक आते हैं पद्माकर। इन दोनों कवियों ने ऋतु वर्णन के ऊपर मतलब लिखा है। तो मैंने बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। क्यों गलत है ये भी मैंने बता दिया कि ललाम शब्द जिस भी रचना के पीछे देखने को मिल जाए, तो वो कौन सा ग्रंथ होगा? वो अलंकार संबंधी ग्रंथ होगा। और मतीराम किसके भाई थे? चिंतामणि के भाई थे। और भूषण भी किसके भाई थे? चिंतामणि के भाई थे। भूषण रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि जिन्होंने वीरता से परिपूर्ण, यानी कि राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। मुंशी प्रेमचंद जो हमारे हिंदी साहित्य में सम्राट उपन्यासकार कहे गए हैं, उपन्यासकार किसने कहा था? शरतचंद्र जी ने कहा था। तो प्रेमचंद के बारे में उनके उपन्यासों का क्रम पूछा गया है। उपन्यास लगभग इन्होंने 16 या 17 उपन्यास लिखे थे। यहाँ पर 4 उपन्यास आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनका क्रम क्या है, यानी कि पहले से बाद के अनुसार आपको इन उपन्यासों का क्रम लगाना है। सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प और गबन। अब देखो, जो सेवा सदन उपन्यास आता है किसका? मुंशी प्रेमचंद का। ये पहले किस नाम से था? बाजारे हुस्न नाम से था, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी पहले मतलब उर्दू में रचनाएं करते थे, बाद में इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तो सेवा सदन कब आया था? सेवा सदन 1916 में आया था। एक बार मैं इसका सन देख लेती हूँ भाई, 1916 है या 1926 है, कंफर्म कर लेती हूँ भाई। कब आया था सेवा सदन? हाँ, 1916 में ही आता है। सेवा सदन कब आता है? 1916 में। और इसका पहले नाम क्या था? बाजारे हुसैन इसका पहले नाम था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। रंगभूमि, रंगभूमि कब आता है? रंगभूमि आपका आता है 1925 में। और रंगभूमि के बारे में एक बात याद रखनी है, इसमें इसका एक पात्र आपसे बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन है? अंधा भिखारी सूरदास। जो जैसे आप मेला आंचल पढ़ते हो ना, यूजीसी नेट में आपके सिलेबस में लगा हुआ है, मेला आंचल फणीश्वरनाथ नेहरू के द्वारा लिखा गया था, 1954 में यह प्रकाशित हुआ था। उसमें एक लंगड़ नाम का व्यक्ति है, वो भी गांधीवादी विचारों से प्रभावित है। वहीं इस उपन्यास में रंगभूमि में अंधा भिखारी जो सूरदास है, वो भी गांधीवादी विचारों से प्रभावित है। कायाकल्प कब आता है? कायाकल्प आता है इनका 1926 में। कायाकल्प कब आता है? 1926 में आता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र इस उपन्यास को क्या मानते हैं कि मूल रूप से हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास प्रेमचंद जी का यही है, ये भी ध्यान रखना है। गबन कब आता है? गबन आता है इनका 1931 में। और गबन में जो महिलाओं की आभूषणों के प्रति जो आकर्षण शक्ति है, वो इसमें दिखाई गई है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही है। सेवा सदन कब आया था? 1916 में आया था। रंगभूमि कब आता है? रंगभूमि आता है 1925 में। कायाकल्प कब आता है? 1926 में। और गबन कब आता है? 1931 में। तो ये आपको सन भी ध्यान रखने, क्योंकि आपके एग्जाम में जो फेमस उपन्यासकार है, नाटककार हैं, जैसे कि उपन्यासकारों में मैं बात करती हूँ तो आपके ये हो गए, मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, आपके फणीश्वरनाथ रेणु हो गए, नागार्जुन जी हो गए। ये जो 3-4 मैंने उपन्यासकार बताए हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदस्य अति सहवत सत्य अलंकारा। अलंकार के संबंध में उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? काव्य शास्त्र से क्वेश्चन है कि काव्य स्वभाव कर्तारो धर्मा गुणा तदस्य वस्तु अलंकारा किसने कहा है? किसने कहा है? ये आचार्य मम्मट ने कहा है, आचार्य भामा ने कहा है, आचार्य वामन ने कहा है, या फिर आचार्य दंडी के द्वारा ये परिभाषा दी गई है? क्या पूछा गया है कि काव्य शोभायो कर्तारो धर्मा गुणा तदस्य वस्तु अलंकारा किसने कहा है? ये कहा गया है आपका, किसने कहा था? ये आचार्य वामन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारा जो काव्य शास्त्र है, उसकी भारतीय जो काव्य शास्त्र है, उसमें सबसे पहले भरतमुनि आते हैं। भरतमुनि के बाद कौन आते हैं? फिर दंडी आते हैं, फिर भामा आते हैं, और उसके बाद कौन आते हैं? सॉरी, पहले आचार्य भरतमुनि आते हैं, फिर आते हैं कौन आते हैं? भामा आते हैं, फिर आते हैं दंडी, और फिर कौन आते हैं? वामन आते हैं। तो वामन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। वामन के ग्रंथ का क्या नाम था? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति उनके ग्रंथ का नाम था। तो सूत्रवृत्ति में ही उन्होंने क्या दिए थे? गुणों की परिभाषा दी है, ये ध्यान रखना है। और अलंकार आचार्य, ये अलंकारवादी आचार्य वामन बताए जाते हैं। रीति संप्रदाय के क्या थे? ये प्रवर्तक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है? दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुचित है? व्याकरण से क्वेश्चन है कि सामीप्य कौशल और महात्म्य शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बिल्कुल ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। सर्वनाम विकारी पद है, वचन तथा कारक इसके विकारक होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में 4 तो विकारी शब्द हैं और 4 अविकारी शब्द हैं। तो सर्वनाम किस में आता है? विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। ये भी बिल्कुल सही है। द्विकर्मक क्रिया में प्रथम क्रम अप्राणीवाचक तथा द्वितीय क्रम प्राणीवाचक होता है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो प्रथम क्रम होता है वो तो होता है प्राणीवाचक, और जो द्वितीय क्रम होता है वो होता है अप्राणीवाचक।
यहाँ पर अगर मुख्य कर्म और गौण कर्म पूछा जाता तब भी ये क्या होता आपका गलत होता। तो ध्यान रखना है, या तो मुख्य कर्म पूछा जाएगा या गौण कर्म पूछा जाएगा, या फिर अप्राणीवाचक पूछा जाएगा या प्राणीवाचक पूछा जाएगा। तो द्विकर्म क्रिया जो है वो उसमें एक गौण कर्म आता है और एक मुख्य कर्म आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काव्य गुण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी काव्य गुण कहां से क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र से, कि भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। बिल्कुल सही है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि आचार्य भरतमुनि के ग्रंथ का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र, और इस नाट्य शास्त्र में उन्होंने गुणों की संख्या कितनी मानी थी, 10 मानी थी। नाट्य शास्त्र में अलंकार कितने माने थे, इन्होंने 4 माने थे। कौन कौन से माने थे, उपमा, रूपक, दीपक और यमक, ये 4 अलंकार माने थे, और 8 रसों की इन्होंने इस ग्रंथ में विवेचना की थी। 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल आए। आचार्य भरतमुनि के ग्रंथ का क्या नाम था, नाट्य शास्त्र। गुण कितने माने थे, 10, अलंकार कितने माने थे, 4, और रस कितने माने थे, 8। माधुर्य गुण में संयुक्त अक्षर एवं लंबे सामासिक पदों का अभाव रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो गुण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और आपका कौन कौन सा होता है, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तो जो माधुर्य गुण होता है उसमें जो संयुक्त अक्षर होते हैं, जो लंबे सामासिक पद होते हैं, उनकी कमी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ओज गुण में श्रृंगार गुण एवं शांत रसों में क्रमशः आधिक्य से रहता है, ये गलत है, क्योंकि जो ओज गुण होता है उसमें श्रृंगार रस नहीं बल्कि क्या आता है, वहां पर वीर रस देखने को मिलता है। ध्यान रखना है, ओज गुण में ट वर्ग की प्रधानता होती है, और यहाँ पर क्या होता है कि वीर रस से संबंधित आपको वाक्य देखने को मिलते हैं। सरलता, सृजन, सुलभता एवं सहज ग्राह्यता प्रसाद गुण की मुख्य विशेषताएं हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जो प्रसाद गुण होता है उसमें आपको बिल्कुल सरल वाक्य, सृजन यानी कि सब समझ सके, और सुलभ यानी कि जो पढ़ने के लिए, पढ़ने में आपको अच्छे लगे, और सहज ग्राह्यता का अर्थ होता है कि उसको सहज आप ग्रहण कर सको। ये सब आपको किसी में देखने को मिलते हैं, प्रसाद गुण में देखने को मिलते हैं। तो ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य जो गुण होता है उनकी यहाँ पर परिभाषा भी दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओज गुण में मैंने क्या बताया है, वीर रस की प्रधानता होती है, ट वर्ग यहाँ पर देखने को मिलता है। और माधुर्य गुण क्या होता है कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं, जो लंबे लंबे वाक्य होते हैं, इनका प्रयोग यहाँ पर नहीं होता। और जो प्रसाद गुण होता है उसमें आपको सरल सहज शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दिया गया है कि त्रुवर फल नहीं खात है, पियत न पान, कहीं रहीम हित संपत्ति सच ही सुजान। आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, इसमें आपको भरना है। नीचे जो 4 वाक्य दिए गए हैं इनमें से कौन सा आएगा। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहे में पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, कि जो रहीमदास के द्वारा ये दोहा लिखा गया है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, कि जो फल, जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं वो फल नहीं खाते, और जो सरोवर है वो क्या, तालाब है, समुद्र है, नदियां हैं, वो क्या नहीं पीते, पानी नहीं पीते। कहे रहीम पर काज हित, यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो दूसरों के लिए हम, दूसरों के हित के लिए संपत्ति सच्ची सुजान, जिस संपत्ति को हम इकट्ठा करते हैं वो संपत्ति हमें दूसरों की भलाई में अगर हम उसको मतलब भलाई के लिए प्रयोग करते हैं तो वो जीवन में सबसे अच्छा माना जाता है। ये कौन कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा आपका सरवर, और दूसरे में क्या आएगा, प्रकाश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दिया गया है, दिया गया है कि असंगत युगम चुनिए। नाटक और नाटककार है, एक तरफ नाटककार है एक तरफ नाटक है, और पूछा है इनमें से कौन सा असंगत है। उपेंद्र नाथ अस्क का अंजो दीदी जो 1954 में आया था, क्या ये सही है। धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955 में आता है, ये सही है। लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं 1955 में आता है, ये सही है। निर्मल वर्मा का आषाढ़ का एक दिन 1958 में आया था, ये सही है। अब देखो, उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा अंजो दीदी नाटक लिखा गया था, जिसमें अंजलि श्रीपत, इंद्र नारायण, इनकी सहेली होती है अंजलि, राधु नाम का एक यहाँ पर मुन्नी और राधु नाम के नौकर और नौकरानी होते हैं। जो अंजो दीदी नाटक उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा 1954 में लिखा गया था, बिल्कुल सही है। और ये नाटक कितने अंकों में विभाजित है, ये 3 अंकों में, ये 2 अंकों में क्या है, ये नाटक विभाजित है। एक में जो एक भाग है इसमें यहाँ पर गर्मी से शुरू होता है, और जो दूसरा भाग है वो सर्दियों से शुरू होता है, और इसमें लगभग दोनों अंकों के बीच में 20 वर्ष का क्या है, अंतराल है, ये भी बिल्कुल सही है।
धर्मवीर भारती, एक आते हैं आपके डॉक्टर धर्मवीर जो क्या है दलित आलोचक है या दलित कथाकार है, और एक आते हैं धर्मवीर भारती जो कौन से सप्तक के हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि धर्मवीर भारती कौन से सप्तक से बिलोंग करते हैं। धर्मवीर भारती का आता है अंधायुग, जो अंधायुग नाटक है धर्मवीर भारती का, ये क्या है, एक गीति नाटक है और महाभारत कालीन समस्या को लेकर ये नाटक लिखा गया था, यानी कि महाभारत कालीन समस्या को उठाया है और वर्तमान से धर्मवीर भारती जी ने इसको जोड़ा है। 1955 में आया था, ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का क्या है, अंधा कुआं, ये बिल्कुल सही है। आपके हिंदी साहित्य में लक्ष्मी नारायण से नाम के दो व्यक्ति हुए हैं, एक तो हुए हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र और एक हुए हैं लक्ष्मी नारायण लाल। ध्यान रखना है लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा है, सिंदूर की होली है, और लक्ष्मी नारायण लाल एक ऐसे नाटककार बताए जाते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा नाटक लिखे हैं। तो अंधा कुआं किसका है, मादा कैक्टस है, अंधा कुआं है, सूखा सरोवर है, तीन आंखों वाली मछली है, मिस्टर अभिमन्यु है, ये सब नाटक किसके हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं, सॉरी लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। कब लिखा था, 1955 में लिखा था, ये बिल्कुल सही है। निर्मल वर्मा का आषाढ़ का एक दिन नहीं है, निर्मल वर्मा का क्या है, चिड़ों पर चांदनी, एक यात्रा वृतांत था 1914, चांदनी यूरोप यात्रा के ऊपर लिखा था निर्मल वर्मा ने। और निर्मल वर्मा की एक कहानी है आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी में, बसंत भाग 3 में, बाज और सांप, किसने लिखी है, निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन दिया गया जो 1958 में आया था, ये निर्मल वर्मा का न होकर किसका है, मोहन राकेश का है। मोहन राकेश ने 3 नाटक लिखे थे, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, और एक कौन सा लिखा था, लहरों के राजहंस। आधे अधूरे नाटक भी इनका बहुत फेमस नाटक है, किसका, मोहन राकेश का। आषाढ़ का एक दिन, इसमें कालिका जो कालिदास है, मलिका है, अंबिका है, दंतुल है, विलोम है, ये सब पात्र किसमें आते हैं, आषाढ़ का एक दिन में आते हैं। और बारिश से इस नाटक की शुरुआत होती है और बारिश से ही क्या होती है, इस नाटक की एंडिंग होती है। पढ़ के देखना, बहुत ही अच्छा नाटक है, संस्कृत के महान कवि कालिदास के ऊपर ये नाटक लिखा गया है। तो मैंने बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि निर्मल वर्मा का नाटक नहीं है, ये आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है, मोहन राकेश जी का ये नाटक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि अलंकार के संबंध में असंगत कथन चुनिए। क्या पूछा है, अलंकार के संबंध में आपसे पूछा गया है और पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। निर्खत संतन के शीतल करत नैन, रामचंद्र जू को मुख चंद्र सो लसतु है, तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, अलंकार के अंतर्गत आता है। वीति विभागरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, क्या है, ये रूपक अलंकार है। किसकी पंक्ति है, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। और कहां से ली गई है, ये लहर से ली गई है। जो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राजा, अयोध्या का उदा, छपौचवाच, वर्बुवाहन, कानन कुसुम, चित्राधार, आंसू, झरना, लहर और कामायनी, ये ग्रंथ किसके बताए जाते हैं, जयशंकर प्रसाद के बताए जाते हैं। और कामायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से इस रचना को लिखा था। इसका प्रकाशन वर्ष 1935 भी बताया जाता है और 1936 भी बताया जाता है। और कामायनी कितने भागों में, 15 जो भाग है उसमें बटी हुई है। इसका पहला जो भाग है वो आता है चिंता, और लास्ट का क्या आता है, आनंद सर्ग आता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, संपन्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। यानी कि कामायनी आनंद से, चिंता से शुरू होती है और लास्ट में आनंद पर जाकर समाप्त होती है। इसमें 3 पात्र है, मनु किसका है, मन का पात्र है, श्रद्धा किसकी है, हृदय का पात्र है, और जो ईड़ा है वो किसकी पात्र है, किसकी प्रतीक है, वो बुद्धि की प्रतीक है। तो ध्यान रखना है, जो ये पंक्ति यहाँ पर दी गई है, वीति विभागरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, किसकी पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। किस रचना से है, लहर से है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अराजकता, अजरामरता, अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। अगला देखते हैं कि लाखन ओट करो किन घूंघट, चंचल नैन छिपे न छपाए, क्या है, ये विभावना अलंकार है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ। तो मैंने आपको 2023 का जो PYQ हो बिल्कुल सोल्व करवा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका, देखो भाई, आपका लाइक करने में, शेयर करने में कुछ नहीं जाता, बस 1 मिनट का टाइम लगता है। इसलिए वीडियो को क्या करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि एक टीचर को हौसला मिले, ताकि मेरा मन करे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। अगर वीडियो पसंद आती है, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।